हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम समझने वाले हैं क्वेश्चनरी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। आज हम इसको क्वेश्चनरी को अच्छे से समझेंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको दोबारा इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को ढंग से देखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। रिसर्च करने का आपको पता है कि जब सबसे पहले क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सेलेक्ट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई के बाद कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। पहले तो रिसर्च करनी किस चीज़ की है, पहले तो उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है ना। आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करते हैं। तो हम लिटरेचर सर्वे करते हैं, यानी कि हम स्टडी करते हैं बाकी रिसर्च जो सिमिलर रिसर्च होती है, जैसे कि जो इसकी रिसर्च पहले हो चुकी है, जिस चीज़ की हम कर रहे हैं उसको हम स्टडी करते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, यानी कि एक अजम्पशन ड्रॉ करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई होगी, फिर हम उसके बेस पे रिसर्च स्टार्ट करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं हम अपना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम फिर अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन यानी कि एक प्लान बनाते हैं रिसर्च करने का, रिसर्च करनी कैसे होती है, पूरा प्लान बनाते हैं कि कैसे रिसर्च कैसे करनी है, किस टाइप की करनी है, डाटा कहाँ से कलेक्ट होगा, पूरा एक प्लानिंग कर लेते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद जाके क्वेश्चनरी बनता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जाके क्या होता है, डिज़ाइनिंग क्वेश्चनरी। अब जैसे आपको समझ में आ गया कि अच्छा रिसर्च ऐसे करनी है, इस तरीके से करनी है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चनरी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चनरी क्या होता है, क्वेश्चनरी बेसिकली एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें नाम से आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चनरी का मतलब ये होता है, उसको एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसको फिलअप करना होगा उसे, तो क्वेश्चनरी होगा ताकि मैं उससे डाटा कलेक्ट कर सकूँ, उसके लिए होता है ये। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए, उसके बाद भी पता होना चाहिए कि उसके बाद क्या होता है, एक सैम्पल डिज़ाइन करते हैं। डाटा जब कलेक्ट कर लेंगे तो एक सैम्पल डिज़ाइन करना पड़ेगा कि सबका रिसर्च नहीं करनी, आपको एक सैम्पल से बेस पे रिसर्च करनी पड़ती है। छोटा सा उसमें कोई पोर्शन उसे बोलते हैं सैम्पल, आप सबका रिसर्च नहीं करोगे। सैम्पल कलेक्ट करने के बाद फिर आप डाटा को कलेक्शन कर लेते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, फिर आप डाटा को कलेक्शन कर लेते हो, ठीक है। तो डाटा को कलेक्ट कर लेते हो अलग अलग सोर्सेज से। प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी। पहले तो आपने क्वेश्चनरी से क्वेश्चंस पूछे उससे, फिर हमने सैम्पल डिफाइन कर लिया कि कितने बेस पे रिसर्च करनी है। उसके बाद डाटा को कलेक्ट करोगे, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, जो आपने पहले हाइपोथेसिस फॉर्म करा था, है ना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए उसके बाद क्या होता है, फिर जो हमारे यहाँ पर टेस्ट हो गया, फिर हम क्या करेंगे, रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। इतना बड़ा प्रोसेस होता है ये रिसर्च करने का। उसके बाद रिपोर्ट बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप। तो ये सब इतना बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन हम जो प्रोसेस अब उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं वो है ये वाला, क्वेश्चनरी को कैसे डिज़ाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चनरी की अगर बात करें, बेसिकली जैसे कि हमने अभी समझा क्वेश्चनरी कैसे बनता है। सबसे पहले हम रिसर्च को प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर लिटरेचर सर्वे करते हैं, है ना, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद जाके हम देखेंगे कि भाई अब क्वेश्चनरी डिज़ाइन करें। रिसर्च डिज़ाइन उसके बाद डिज़ाइन होता है, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन करने के बाद हम क्वेश्चनरी डिज़ाइन करते हैं। तो क्वेश्चनरी इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि मैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकूँ। जो प्राइमरी डाटा होता है ना, वो कलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस होता है। प्राइमरी डाटा होता है कि जो डाटा ओरिजिनल है, पहली बार कलेक्ट कर रहा हो, ठीक है, डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डाटा जो कलेक्टेड हो रहा है फर्स्ट टाइम, पहली बार डाटा कलेक्ट हो रहा है,
ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, ओरिजिनल डाटा मिलेगा। फिर आपको सेकेंडरी डाटा सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो पहले कलेक्ट हो चुका है, पुराना हो गया वो। और ये आपको इन्फॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चनर होता है, एक फॉर्म होता है, ये आपको मेल के थ्रू भेजा जाता है रिस्पोंडेंट को, सेंट बाय मेल। रिस्पोंडेंट को मेल के थ्रू भेजा जाता है और उनको बताया जाता है वहाँ पर कि देखो आपने ये क्वेश्चनर फिलअप करना है और दोबारा से इसको रिटर्न कर देना है इन्वेस्टिगेटर को। वहाँ पर लिखा रहेगा कि भाई आपको ये उसी एड्रेस से वापसी रिटर्न भी कर देना है, बिकॉज अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचेगी कि इसने फॉर्म क्या भरा, कैसे भरा, ठीक है। अब कुछ कंसीडरेशन आपको रखनी पड़ती है जब भी आपको क्वेश्चनरी को डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, वो क्या क्या है। जैसे कि आज आप क्वेश्चनरी डिज़ाइन कर रहे हो तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना ज़रूरी है कि आप किस वजह से आप क्वेश्चनरी बना रहे हो, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा तो आप इन्फॉर्मेशन सही नहीं लोगे, क्वेश्चन सही नहीं पूछोगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रिसाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना बहुत ही कम होने चाहिए। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो गए तो बंदा बोरिंग होता है और बंदा नहीं भरता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हमें सर्वे आते हैं बहुत सारे, हम नहीं भरते। क्वेश्चन बहुत ही प्रिसाइज नंबर के होने चाहिए और लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, बिकॉज अगर ऑर्डर सही नहीं होगा तो सही नहीं है। जैसे कि आपका नाम, पता, ये सब इन्फॉर्मेशन पहले पूछी जाती है ना। अगर ये सबसे बाद में पूछोगे तो बंदा हो सकता है ना भरे। फिर कुछ ऑर्डर होना चाहिए कि जैसे कि आपने पहले नाम पता पूछा, फिर एजुकेशन वाले पूछा, इस तरीके से। तो तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं उसके अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। पर्सनल क्वेश्चन को आपने थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करनी है और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो कि उसके मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ना हर्ट कर दे, उसके पर्सनल कुछ चीज़ों को ना हर्ट कर दे, ऐसे क्वेश्चंस आपने पूछना नहीं है। और देखें तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप के ज़्यादा होने चाहिए। क्यों ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं कि इसमें एमसीक्यू बेस के टाइप के, है ना, कि इसमें ऑप्शंस आपको दिए जाए। बिकॉज बंदा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछ, बड़े बड़े क्वेश्चन लिख नहीं पाता। जैसे ओपन क्वेश्चन होते हैं। ओपन क्वेश्चन क्या मतलब, एक होते हैं क्लोज क्वेश्चन, एक होते हैं ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन होते हैं कि आपको खुल के आंसर देना होगा इस बात का। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपने वहाँ पर क्या क्या किया था उस जगह पे, तो आप एक लाइन में हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन करना पड़ता है ओपन क्वेश्चन को। एक होता है क्लोज टाइप, जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ गए थे, तो आप कहोगे हाँ या ना। तो ये सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछने होते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछने। तो और क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या है, जैसे आपने पहले पूछा कि भाई आपने पूछा कि आपने उस कंपनी में काम किया था। अब नीचे आपने कह दिया कि अब उस कंपनी का आपको सैलरी क्या मिल रही थी, ठीक है। उस कंपनी के बारे में और पूछ लिया आपसे कि उस कंपनी में कब से कब तक काम किया, आपके पास ऑफर लेटर है। तो अगर वो झूठा जवाब देगा ना तो वो आगे आंसर दे ही नहीं पाएगा। तो इसे बोलते हैं क्रॉस चेक। एक क्वेश्चन पूछा, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आगे क्वेश्चन बना दिए जिससे क्रॉस चेक हो जाएगा कि आप कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कि ऐसे ही आप आंसर लिखी जा रहे हो कोई। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे कंसिडरेशन रखनी पड़ेगी। आपको ये समझ में आ गया? आइए अब थोड़ा मटेरियल के थ्रू समझते हैं। ये इसके आपको नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके आपको नोट्स दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो अब समझते हैं लेआउट। ड्राफ्टिंग एक क्वेश्चनर को अच्छा बनाने के लिए क्या लेआउट होना चाहिए, उसको कैसे ड्राफ्ट करना है। तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट टाइटल बनाना जरूरी है कि क्वेश्चनर का टाइटल क्या होना चाहिए, कि आप इस वजह से कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाएगा ना सामने वाले के अंदर। उसके बाद क्या है कि भाई टारगेट पॉपुलेशन, किन को टारगेट करना है, सबको नहीं करना होता। जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है उससे ही करो सिर्फ। सैम्पलिंग प्लान को आपको डिफाइन सेलेक्ट कर लो कि भाई इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें से मैं सिर्फ इतने बंदों को ही, इतने बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ इतने बंदों को ही मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। पॉसिबल प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या आ सकती है, जिससे अच्छे से पहले डील कर लो और क्वेश्चनर को प्रिपेयर करो। अब देखो क्वेश्चनर में टाइप क्या क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड, जिसे मैं आपको बता रहा था, जिसमें आपको आंसर देना पड़ेगा खुल के, आपके कोई ऑप्शन नहीं होंगे। और एक होता है डिचोटोमस क्वेश्चन, उसमें आपको दो ऑल्टरनेटिव दिए जाते हैं। आपको दो ऑल्टरनेटिव से आपको चूज़ करना पड़ेगा, यस और नो। एक होता है मल्टीपल चॉइस, जिसमें कई सारे चॉइस होते हैं, जैसे 4 चॉइस होती है ना। जो ज़्यादातर पेपर होते हैं वो मल्टीपल चॉइस के होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
तो ये कम से कम आपको 2 से ज़्यादा चॉइस होती है, 4 चॉइस होती है, जैसे आपको देखा होगा। जैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कौन सा ब्रांड ऑफ कार यूज़ करते हो, तो 4 ऑप्शन दे दिए इस तरीके से। तो ये आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए, रीजनेबल प्राइस, फ्यूल इकोनॉमी के बेस पे, या ईजी अवेलेबिलिटी सर्विस। तो आपको 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो गए। क्वेश्चनरे को प्री टेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चनरे को फाइनल करने से पहले आपको देखना पड़ेगा क्या वो क्वेश्चन जो आपने पूछ रहे हो सही भी है कि नहीं है। तो पहले से उसको टेस्ट कर लोगे एक छोटी जगह पे उन जैसे बंदों से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन डिलीट करने बनते हैं या कौन से क्वेश्चन और ऐड करने बनते हैं। तो ये पहले से आप सही कर लोगे। उसके बाद रिस्पोंडेड का नॉन रिस्पॉन्स कौन से क्वेश्चन में आता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और आप उसमें चेंजेस कर दोगे क्वेश्चन पे कि भाई यार ये क्वेश्चन रिस्पोंडेड आंसर क्यों नहीं दे रहा, आपको समझ में आ जाएगा पहले ही। आप कोऑपरेशन कर लोगे इन्फॉर्मेंट से, पहले से ही कोऑपरेशन कर लोगे कि हाँ यार क्या प्रॉब्लम आ रही तुम्हें, जिससे आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप समझे, ज़रा हम मेरिट समझे, तो मेरिट क्या होता है क्वेश्चनरे के। यार बड़ा सिंपल है, क्वेश्चनरे एक बहुत ही पहले तो लो कॉस्ट मेथड है। बहुत ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, मेलिंग के पोस्ट के थ्रू आपको भिजवाना है बस क्वेश्चनरे। फ्री फ्रॉम बायस है, मतलब कोई ऐसा वही नहीं होती इंटरव्यूअर के। बायस का मतलब होता है पार्शियलिटी होना या फिर उसके अंदर पक्षपात, एक तरफा। तो इंटरव्यूअर एक तरफा नहीं है, क्योंकि आंसर कौन दे रहा है, रिस्पोंडेंट दे रहा है अपने वर्ड्स में। तो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ने भर रहा है क्वेश्चनरे, कौन भर रहा है, रिस्पोंडेंट भर रहा है, ठीक है। थर्ड वाला जैसे कि आपको कह रहा है कि भाई टाइम आपको आसानी से मिलता है आंसर देने के लिए, तो अच्छा आंसर दे पाता है। एक्यूरेसी कहने का मतलब ज़्यादा रहती है, लो कॉस्ट है, ठीक है। लार्ज सैंपल यूज़ कर सकते हो, डाटा बड़े लेवल पे भी कलेक्ट कर सकते हो इसमें आप। बहुत ही कन्वीनियंट टूल है, और सबसे बड़ी बात है आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, स्टैंडर्डाइज वर्ड्स, ठीक है, जिससे आप एक बता सकते हो कि हाँ यार इस तरीके के आंसर आपको मिलेंगे, तो आप आंसर को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। आपको पता होता है ना जी कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके आंसर ये निकलेंगे, तो उस आंसर को आप स्टैंडर्डाइज कर दोगे, तो उसको खुद भरने की जरूरत नहीं है, आपको उनको सिर्फ टिक करना होगा कि हाँ मेरा ये आंसर है। वही कह रहा है कि ओरिजिनल है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा पता क्या है, आपने देखा भी होगा कि कई बार हमें नॉन रिस्पॉन्स मिलता है, कई बार हम भरते ही नहीं है, कई बार हम इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेंट जो भर रहा है वो अटेंशन ही नहीं देता, इंटरेस्ट ही नहीं लेता। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि वो बेसिकली आप ऑप्शन के बेस पे आप कर रहे हो। तो इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट कई बार मिल सकती है, कई बार हम सिर्फ टिक कर देते हैं, एक्चुअल में पता नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चंस को मॉडिफाई ज़्यादा नहीं कर सकते। एक बार क्वेश्चन उसमें बना दिया तो उसको वही भरना पड़ेगा, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चनरे बन गए एक बार, आप मॉडिफाई सिर्फ यहाँ पर कर सकते हो टेस्ट करने के टाइम पे, वैसे नहीं कर पाओगे। उसके बाद कई बार अनरिलायबल कंक्लूजन निकल जाते हैं, कई बार क्वेश्चनरे डज नॉट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स, कई बार हम सही से रिस्पॉन्स सही से नहीं आता, रिप्लाई सही से नहीं मिलता, तो कंक्लूजन नहीं निकल पाता, तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एजुकेटेड क्लास को ही इस्तेमाल कर पाते हो। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आती है, कई बार हम उसकी राइटिंग समझ नहीं पाते कई बार ऐसा भी होता है ना, उसकी कई बार कुछ समझ नहीं पाते कर क्या रहा है वो। ओरल इन्फॉर्मेशन कई बार लेनी पड़ती है उससे कुछ पूछने के लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी इनकम क्या है, तो वो कई बार हम झूठी इनकम भर देते हैं कुछ भी। उससे ओरल क्वेश्चन पूछोगे और क्रॉस चेक क्वेश्चन पूछोगे बार बार, वो अच्छे से जवाब दे पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूटेबिलिटी ज़्यादातर इसकी कहाँ होती है, क्वेश्चनरी मेथड की, जो बहुत अगर इन्वेस्टिगेशन आपको बड़े लेवल पे करनी है, वाइड लेवल पे करनी है, यानी कि आपने पूरी एक जगह पे मेल भेजना सबको, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार अगर मैं अकेला जाऊँगा, अकेला एक एक करके, तो इन्फॉर्मेशन बड़े लेवल पे कलेक्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको बड़े लेवल पे कलेक्ट करनी है तो ये मेथड बढ़िया है। और सबसे बड़ा मेथड सूटेबल वहाँ है जहाँ एजुकेटेड हो, रिस्पोंडेंट जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए। तो ये चीज़ थी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज़ आपके सामने क्वेश्चन आता है, शेड्यूल और क्वेश्चनरे में क्या डिफरेंस होता है। शेड्यूल और क्वेश्चनरे, देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चनरे और शेड्यूल की, दोनों ही बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के। तो दोनों ही एक डॉक्यूमेंट है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के, एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही। फ़र्क क्या है, फ़र्क बेसिकली ये है, क्वेश्चनरे को जैसे हमने समझा, जो क्वेश्चनरे होता है वो फिलअप कौन करता है, कौन फिलअप करता है ये,
वो फिलअप करता है रिस्पोंडेंट, जिससे हम पूछ रहे हैं वो ही फिलअप करेगा, है ना। जो जिससे पूछ रहे हैं वो ही फिलअप करेगा क्वेश्चनर। ये सबसे बड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जो शेड्यूल होता है वो बेसिकली कौन फिलअप करता है, वो बेसिकली रिस्पोंडेंट फिलअप नहीं करता। वो फिलअप करता है एक ऐसा बंदा जिसको भेजा गया है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा डाटा कलेक्ट करने के लिए, और वो उसे बोलते हैं एन्यूमरेटर। तो एन्यूमरेटर होते हैं जो डाटा को कलेक्ट करते, इन्वेस्टिगेटर भेजता है उनको। तो ये एन्यूमरेटर खुद जाएगा उनके घर में, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट होगा शेड्यूल, और वो क्वेश्चन पूछेगा सामने वाले से, वो भरेगा एन्यूमरेटर उस शेड्यूल को। लेकिन क्वेश्चनर क्या होता है कि हमने बस उसके घर में भेज दिया, वो भरेगा भी वही। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है शेड्यूल। क्यों? क्योंकि जैसे हमने समझा लिमिटेशन क्या थी। अब रिस्पोंडेंट खुद भरेगा तो गलत भर सकता है, लेकिन एन्यूमरेटर भरेगा तो पहले उससे पूछेगा वो रिस्पोंडेंट से। तो इससे क्या होता है कि रिस्पोंडेंट से सही जवाब निकल सकते हैं, और क्वेश्चन जो होंगे सारे के सारे भर जाएंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है, कई बार हम भरते नहीं कुछ क्वेश्चन, इसमें आप सारे भर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि मॉडिफाई भी कर सकते हो, अपने हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में अपनी चेंज करके। तो ये ज़्यादा बेहतर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत बढ़िया कि क्वेश्चन देखो अब दिखता कैसे है। एक कुछ स्पेसिमेन है, देखो क्वेश्चनर का कंज्यूमर, देखो ये ऊपर टाइटल आ गया है ना। देखो कंज्यूमर ईटिंग प्रेफरेंस का अगर मुझे डाटा कलेक्ट करना है, मैंने क्या था ऊपर टाइटल आता है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या था, सबसे पहले उसके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पहले पूछ लो, लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। नेम आ गया, एज, एड्रेस, उसका जेंडर, फ़ोन नंबर, ये सब पहले पूछते हैं। फिर उसके बाद देखो सारे क्वेश्चन ज़्यादा कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस वाले हैं, है ना। ओपन क्वेश्चन कोई नहीं है, देखो ध्यान से, ओपन क्वेश्चन बहुत कम पूछने होते हैं क्योंकि जवाब ही नहीं दे पाएगा। फिर मंथली इनकम कितनी है, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे डिज़ाइन कर रखा है, लेस देन 30,000 रुपये, एग्जैक्ट नहीं कह रखा, ऐसे बता रखा है। ये ज़्यादा बड़े होते हैं। आप कौन सा फूड खाना, ऐसे पूछ लिया आपसे, ठीक है। कैसे, कितना ईट, कब आप ईट करते हो, कितने ज़्यादा। तो जैसे क्या देख सकते हो इसमें सारे क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें कैसे पूछ रहा है, मल्टीपल चॉइस वाला ही पूछ रहा है। तो ये इसलिए ये ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है क्योंकि बंदे के पास इंटरेस्ट नहीं होता इतना कि वो क्वेश्चनर भरे ओपन क्वेश्चन से, तो ऐसा कुछ दिखता है। और ये एक स्पेसिफिक टाइप के ही सारे क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि जिस चीज़ का डाटा लेना है, उसलिए मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। आपका फेवरेट ईटिंग पॉइंट कहाँ है, आप क्या खाना पसंद करते हो, कितना स्पेंड करते हो खाने में, सारा ईटिंग के बारे में जानकारी मिल जाती है उसके, ठीक है। देखिए अब बात करें कि क्वेश्चनर को, अच्छा क्वेश्चनर डिज़ाइन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। एसेंशियल ऑफ अ गुड क्वेश्चनर या प्री क्वेश्चन, तो सबसे पहला है वही प्रॉपर साइज़। एक साइज़ डिटरमाइन करो, क्वेश्चन को लिमिटेड करो कि कितना क्वेश्चनर है, कितना बड़ा होना चाहिए। साइज़ डिफाइन करो कि भाई 1 पेज 2 पेज, ऐसा ना हो 10 पेज का बना दिया आपने। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, स्कोप डिफाइन करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने चाहिए। और जितना ज़्यादा सिंप्लिसिटी होगी, जितना ज़्यादा क्लैरिटी होगी, लैंग्वेज क्वेश्चन की आसान होगी, क्लियर होगी, उतना ज़्यादा आप अच्छे से वो भरेगा। मैंने बताया लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, पहले आप नाम वाले क्वेश्चन होने चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आप पूछो। जैसे वही कह रहा है ना, जैसे कि आप एक सर्वे कर रहा है जिसमें टीवी का सर्वे कर रहा है, तो लॉजिकल क्वेश्चन क्या होगा, जैसे डू यू ओन अ टीवी, व्हेन डिड यू परचेज इट, व्हाट इट्स मार्क। पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप टीवी पहले ओन करते भी हो, ये नहीं कि पहले खरीदा कब था। पहले आपसे पूछा जाएगा हाँ मेरे पे टीवी है, फिर आपसे पूछा जाएगा अच्छा टीवी है तो कब खरीदा था। पहले आपसे पूछेगा, पहले आपसे पूछेगा टीवी क्या है भी है आपके पास, नहीं, जब है ही नहीं टीवी तो पूछोगे खरीदा है कि नहीं। पहले आपसे पूछेगा टीवी है, क्यों, कब खरीदा था, अच्छा कैसा दिखता है वो, अच्छा कितना महंगा पड़ा था आपको, क्या सेटिस्फैक्ट्री है आपको, सर्वे कैसे मिल रही है उसको। ऐसे क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल, ठीक है। सेलेक्टिंग और नेचर ऑफ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन का नेचर क्या होना चाहिए। जैसे कि कुछ होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ ओपन क्वेश्चन होते हैं, वही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वही हमने समझे थे सारे के सारे क्वेश्चन कि भाई कैसा क्वेश्चन होते हैं। जैसे ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें हाँ या ना, वही डिकोटोमस जो हमने बात करते हैं, डिकोटोमस वाले। मल्टीपल चॉइस, जैसे कि 4 ऑप्शन हो गए आपके सामने, ठीक है। ओपन क्वेश्चन मतलब जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, जैसे आपकी व्हाट इज़ अ मंथली सैलरी, आपके घर में कितने बच्चे हैं, तो उसमें एक लाइन का आंसर देना पड़ेगा उसे, ठीक है। यह एक होता है कॉम्प्रीहेंसिव, जहाँ पर बहुत बड़े आंसर देने पड़ते हैं। ये जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए कि भाई
आपको व्हाट ड्रॉबैक डू यू फील इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, क्या क्या ड्रॉबैक है। अब एक लाइन में आंसर नहीं हो सकता, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें बड़ा आंसर है। समझ लो बात को, ये चीज़ है। शर्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, शर्ट क्वेश्चन क्या है। शर्ट क्वेश्चन मतलब है कि पॉसिबल आंसर आर सजेस्टेड इन द क्वेश्चनरी। कई बार हम देखा होगा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके आंसर पहले बता दिए कि पॉसिबल आंसर यही हो सकते हैं, आपके मन में ये आ रहा होगा तो इसमें से बता दो। जैसे आपने कहा कि भाई आपको ये खाना पसंद है, आप कहोगे आपके मन में क्या आएगा, हाँ यार पसंद है, यार नहीं यार कुछ पसंद नहीं है। तो पॉसिबल आंसर पहले बता दिए, आपको सिर्फ उन्हीं आंसर में से सेलेक्ट करना है। ये शर्ट क्वेश्चन के ही टाइप होते हैं। शर्ट क्वेश्चन के 2 टाइप है, कौन कौन से, ऑल्टरनेटिव मल्टीपल चॉइस। समझ रहे हो कि आपके जो मन में चल रहा है वो लिख के बता दिए। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंसिटिव क्वेश्चन ना पूछो, वही चीज़ लिखी है। पर्सनल नेचर की क्वेश्चन ज़्यादा ना पूछो, क्योंकि इसकी पर्सनल फीलिंग ना हो जाए। जैसे कि आप टैक्सेस को छुपाते हो, अब ये दिक्कत है, कई लोग छुपाते होंगे। आपके मैरिज हो चुकी, आपने क्या मैरिज में डोरी ली थी, दहेज लिया था, ऐसा क्वेश्चन ना पूछो, ज़्यादा बढ़िया है। आपका कोई रिलीजियस का क्रॉस चेक कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। जैसे आपसे पूछा व्हाट इज़ योर एज, अब देखो बड़ा बेहतरीन चीज़ लिखी हुई है, व्हाट इज़ योर एज। अब बंदे ने कहा कि मेरी एज 20 साल है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एज बता सकते हो गलत, डेट ऑफ बर्थ में पकड़े जाओगे। क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज 24 साल, तो इसका मतलब आप पकड़े जाओगे। तो डेट ऑफ बर्थ बंदा ज़्यादातर सही डालता है, इस वजह से डेट ऑफ बर्थ का क्वेश्चन होता है। तो डेट ऑफ बर्थ ज़्यादातर बंदे सारे सही डालते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ और एज निकाल सकता हूँ फिर मैं, क्रॉस चेक हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन जो है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ लो तो उसको समझना है। जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर दे ही नहीं पाते कुछ लोग, तो ऐसा क्वेश्चन ना ही पूछो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। उसके बाद अट्रैक्टिव एक बनाओ, जिससे थोड़ा सा अच्छे कलरफुल बनाओ, पेपर की क्वालिटी अच्छी रखो, ये नहीं सस्ता क्वालिटी पेपर रख दिया आपने, थोड़ा मज़ा आना चाहिए, तब उसको अच्छा लगेगा ना, तभी तो भरेगा वो। टैबुलेशन एनालिसिस वाला एक टूल बनाओ उसके अंदर, क्योंकि आपने कुछ उसको एनालाइज भी करना है। जो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए एक टैबुलेशन बनाओ, यानी कि एक ऐसा फॉर्मेट बनाओ जिससे आप सारे क्वेश्चन को लिखो, उसको एनालाइज करो। तो एक टैबुलेशन शुड बी डिटरमाइन बिफोर द फाइनल ड्राफ्ट। एक फाइनल ड्राफ्ट पहले आपको टैबुलेशन बना लेना है। और इफ़ द इन्फॉर्मेशन अगर आपका इन्फॉर्मेशन कंप्यूटराइज बेस पे है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो फिर आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट के थ्रू बना लेना है कि आपने सारे क्वेश्चन लिखे और सारे क्वेश्चन का टैबुलेशन बना लिया, और उसके आंसर को आप एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा उसने ये आंसर ये वाला दिया, इसमें ये आंसर ये दिया, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो हम समझ चुके हैं, प्री टेस्ट होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि भाई इंस्ट्रक्शन दे दो, उसको फुट नोट में बता दो कि भाई ये क्वेश्चनरी है, आपको रिटर्न भी करना है, ये बताना ज़रूरी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवरिंग लेटर क्या होता है, बेसिकली आपने मेल भेजा तो मेल के साथ एक लेटर देना जरूरी है, जिसमें आपको बताना है कि इम्पोर्टेंस बतानी है, इन्वेस्टिगेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्या स्कोप है, ये बताना ज़रूरी है। और उसको रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पोंडेंट को कि भाई आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, अच्छी इन्फॉर्मेशन दो, वरना क्या होगा कि उसको बताएगा नहीं ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो कुछ भी भर देगा। इसीलिए वहाँ लिख दो कि लास्ट डेट क्या होनी चाहिए कि रिटर्न करने की, कहाँ रिटर्न करना है, उसका एड्रेस क्या है, सब कुछ लिख दो। तो अगर एक क्वेश्चन हम मेल के थ्रू भेजते हैं ना, तो हम एक स्टैम्प इन्वेलप के थ्रू उसके अंदर एक कवरिंग लेटर भेज देते हैं फॉर इनेबलिंग द इंक्लोज अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड। एक इन्वेलप भेजते हैं ताकि वो इन्वेलप के अंदर ही क्वेश्चनरे भेज दे, वापसी कर दे मुझे, क्योंकि अगर इन्वेलप नहीं भेजेंगे तो क्वेश्चनर वापसी कैसे करेगा वो। एक इन्वेलप के अंदर डाल के भेजते हैं, उसमें कवरिंग लेटर होगा, क्वेश्चनरे होगा, उसी इन्वेलप के अंदर रिटर्न कर देगा मुझे, ये होता है, ठीक है। टू रिटर्न द क्वेश्चनर कन्विनिटी, इट इज़ ऑल्सो एश्योर्ड दैट थ्रू दिस कवरिंग लेटर दैट इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय विल बी केप्ट सीक्रेट। तो अगर जो कवरिंग लेटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सीक्रेट रहती है, दे विल नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। तो वो एक कवरिंग लेटर में जो बता दिया कि इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की है, तो फिर उसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहेगी, सीक्रेट रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को फैलेगी नहीं। मतलब ये है कि जो कवरिंग लेटर में लिख दिया तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी की पर्पस के लिए यूज़ होगी और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगी, ठीक है। अब देखो एक डिफरेंस आता है क्वेश्चनरी और शेड्यूल का, वो भी बता सकता हूँ आपको।
कई बार ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चनर या शेड्यूल का डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। जैसे कि आपका सबसे पहला होता है फिलिंग, मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें कौन फिल करता है, इन्फॉर्मेंट्स या रिस्पोंडेंट, ये एनोमरेटर फिल करता है। क्वेश्चन मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिकली ये पोस्ट के थ्रू ज़्यादा सेंड किया जाता है, हम पोस्ट के थ्रू डाक के थ्रू भेजते हैं। शेड्यूल जो है वो पर्सनली कैरी करता है, एनोमरेटर खुद लेके जाता है पर्सनली, मेल के थ्रू नहीं भेजते उसको। कॉन्टैक्ट, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टिगेटर कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनता, क्योंकि उससे मिल तो रहा नहीं, वो कॉन्टैक्ट नहीं बनता, आपस में कोई बातचीत नहीं होती। इसमें बातचीत होगी तो कॉन्टैक्ट बन सकता है। स्कोप की बात करें तो ये सिर्फ एजुकेटेड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट है सिर्फ उसके लिए यूज़ होगी। बट यहाँ पर शेड्यूल क्योंकि खुद भर रहा है वो, तो एजुकेटेड ना भी हो, क्योंकि एन्यूमरेटर तो क्वेश्चन पूछेगा ना सामने वाले से, तो वो ओरल उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो, तो इसलिए ये एजुकेटेड भी हो चाहे इन्फॉर्मेंट या नहीं भी हो, क्योंकि भर तो वो खुद रहा है, चल जाएगा। सस्ता ये ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये पोस्ट के थ्रू भिजवा रहे हैं, खुद नहीं जा रहे। जब खुद जाएंगे तो एन्यूमरेटर देखो एन्यूमरेटर खर्चा पड़ेगा, उसके ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत आएगी, पैसा लगेगा। डिले, टाइम ज़्यादा किस में लगता है या डिले किस में ज़्यादा होगी? इसमें डिले हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो डिसइंटरेस्टेड हुआ तो वो फिल कर देगा और वापसी नहीं करेगा कई बार, या वापसी करेगा तो टाइम लगा देगा उसके अंदर। यहाँ पर डिले होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? एनोमीटर खुद जा रहा है, तो बंदा खुद जा रहा है तो भैया रिस्पोंडेंट से फटाफट से, और क्योंकि वो एनोमीटर किसका बंदा है, हमारा बंदा है, तो उसको फटाफट से वो उसको आना पड़ेगा, वरना सैलरी नहीं मिलेगी उसको, हम उसको भगा देंगे। यहाँ पर दिक्कत है ना। सक्सेस के बेसिस क्या है? यहाँ पर सक्सेस का बेसिस है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड कोऑपरेशन। जितना ज़्यादा रिस्पोंडेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, अच्छे क्वेश्चन हो गए तो सक्सेस हो गए इस मेथड का। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एनोमरेटर पे डिपेंड करता है सारा खेल। अगर एनोमरेटर की पर्सनैलिटी अच्छी है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो दिक्कत आ जाएगी। अगर एनोमरेटर यहाँ पर गलत हुआ तो ये मेथड फेल है, एनोमरेटर ही गलत हुआ तो। रिलायबिलिटी यानी कि भरोसेमंद, एक्यूरेसी ज़्यादा कहाँ मिलेगी? यहाँ ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि नहीं मिलेगी, देखो क्यों नहीं मिलेगी, हम इसको समझ चुके हैं। यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रिस्पोंडेंट अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं पाया या रिस्पोंडेंट सही क्वेश्चन नहीं दे रहा है आंसर, तो सारा खेल गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि एनोमरेटर हमारा बंदा है। हाँ, एनोमरेटर गलत हो तो दिक्कत आ जाएगी। एक्यूरेसी की लेकिन बात करो, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एक्यूरेट इसमें ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें बंदे से क्वेश्चन पूछा जाएगा अपनी लैंग्वेज में और क्रॉस चेक करेंगे बार बार, तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिलेगी। गलत नहीं दे सकता वो जवाब। अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ इनकम आपकी कितनी है, तो गलत नहीं दे सकता, यहाँ पर गलत भर देगा, बट यहाँ पर मैं उसे क्रॉस चेक करूँगा तो इनकम का जवाब उसको सही देना पड़ेगा, उसे मुँह से सही निकलवाऊंगा मैं। एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। हाँ, गड़बड़ कर सकता है एन्यूमरेटर, बट यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, सही तो मिलेगी ना इन्फॉर्मेशन। गाइडलाइन, दरअसल इसमें ज़्यादा कोई गाइडलाइन सेंड नहीं करी जाती, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं सेंड करते। दिक्कत ये है इसमें सिर्फ कवरिंग लेटर सेंड करते हैं, कवरिंग लेटर सिर्फ। गाइडलाइन इसके अंदर सेंड करनी पड़ती है शेड्यूल के साथ। गाइडलाइन का मतलब यहाँ पर है कि भरना कैसे है। रिस्पोंडेंट को उस गाइडलाइन बेसिकली सेंड नहीं कर देती। हाँ, एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, फुट नोट दी जाती है, वो हमने पढ़ा, लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं होती। इसमें गाइडलाइन भेजनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर एन्यूमरेटर भर रहा है, तो गाइडलाइन भेजनी पड़ती है शेड्यूल के साथ, जिसमें एन्यूमरेटर इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेगा वो बताना ज़रूरी होता है। एन्यूमरेटर के लिए गाइडलाइन होती है, यहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रक्शन फुटनोट दी जाता है। गाइडलाइन ऐसे कोई नहीं आती, क्योंकि वो बंदा खुद भरेगा इन्फॉर्मेशन, हम कोई बताते नहीं कि कैसे भरो, क्योंकि बंदा खुद समझदार सोचता है, हम ऐसे सोचते हैं, हम खुद बंदा खुद समझदार। एब्रीवेशन सिंबल, जैसे एब्रीवेशन होता है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया कि भाई बताओ, शॉर्ट फॉर्म होती है ना कि भाई इंडिया की IND लिख दी, ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म कुछ भी लिख सकते हैं। एब्रीवेशन यूज़ करना यहाँ पर ज़्यादा नहीं करते हम, क्योंकि बंदा समझ नहीं पाएगा, कई बार मीनिंग नहीं समझ पाता। कई बार यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बंदा नहीं भर रहा, एन्यूमरेटर भर रहा है, तो एन्यूमरेटर समझ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। ये आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त हमने समझा क्वेश्चनरी के बारे में। इस वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।